हाँ जी। हेलो। हेलो। यस। ओके। कुछ परचेजिंग अभी भी चल रही है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस। सो डे वन, सीए इंटर। वापस कुछ जाने पहचाने चेहरे दोबारा आंखों के सामने, और आप भी यही बोल रहे होंगे। करेक्ट। तो जो फाउंडेशन के हैं वो तो मुझे समझ में आ रहा है। कुछ पहले अलग सवाल। कितने लोग फाउंडेशन में मतलब नहीं थे, डायरेक्टली इंटर लेवल पे आ रहे एक्सेल में? यस। तो ये वो लोग हैं, मतलब जो ज़्यादा जानते नहीं होंगे। ठीक। वैसे जो बैठे हैं इस बात की गारंटी नहीं है कि वो भी जानते हैं, बट तो वी आर नाउ स्टार्टिंग अ फ्रेश। अभी आपकी आज पहली क्लास हो चुकी है। यस और नो? यस। तो पहली क्लास हो चुकी, और आज से अपनी इंटर की जो है यूं समझ लीजिए, जिसे आप कहते हैं रेगुलर क्लासेस। ठीक है। चेहरे पे फोकस नहीं, इस पे फोकस रखिएगा। तो आज इंटर की अपनी रेगुलर क्लास जो है वो यूँ समझिए आज से चालू होती है। इनमें से पहले कितने लोग डेमो में भी थे? डेमो में। ठीक। सो दे हैव गेन्ड वन क्लास एक्स्ट्रा। ठीक। बट आज से जो अपन चालू करेंगे, तो आप डेमो में थे या नहीं थे, आज यूँ समझ लीजिए क्लास ज़ीरो से ही अपन चालू कर रहे हैं। तो क्लास ज़ीरो से चालू कर रहे हैं, तो कुछ बातें जो डेमो में थी मैं एक बार आपको रिकैप के तौर पे दे रहा हूँ। तो यूँ समझ लीजिए जिन्होंने डेमो अटेंड किया था उनके लिए वो रिवीजन हो जाएगा। क्यूमुलेटिव, वन ऑफ द फीचर ऑफ आवर फाउंडेशन क्लास टू बी कंटिन्यूड इन इंटर। ठीक। तो वो तो हो गई, बट यूँ समझ लीजिए कि आज से अब आपकी पूरी ओवरऑल इंटर की क्लासेस चालू हो रही। और जब इंटर की क्लासेस चालू हो रही है, तो टेक्निकली स्पीकिंग सीए की पढ़ाई तो आपकी आज से चालू हो रही है। सर मतलब अभी जो इतने पहले जो करके आए थे वो सब क्या था? वो तो सिर्फ ये चेक करने के लिए था कि कितने लोग सीए करने में इंटरेस्टेड है। तो सीए फाउंडेशन तो सिर्फ चेक करने के लिए होता है कि आर यू रियली इंटरेस्टेड इन सीए एज अ कोर्स, जिसका जवाब आप लोगों ने टिक किया यस। तो जिन लोगों ने यस टिक किया, तो उनके लिए फिर आईसीआई ने बोला चलो आज से सीए की पढ़ाई करते हैं। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, इफ यू थिंक कि आपने सीए फाउंडेशन क्लियर कर दिया तो नाउ अगेन वी आर ऑन टॉप, तो आपकी चार्टेड अकाउंटेंसी एज अ कोर्स, एज अ प्रोफेशन की असल शुरुआत जो होती है, एनालिटिकल शुरुआत, वो आपकी होती है एट से इंटर लेवल। क्योंकि इंटर लेवल में बुक में क्या है, केवल आपकी सोच और आपका पढ़ने का तरीका सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं रहता। यू हैव टू बिल्ड एंड डेवलप एन एनालिटिकल स्किल्स। तो वो एक और बात है कि ये सब चीज़ें आजकल आपने एआई को हैंड ओवर कर दी है, कि आप चाहते हैं सब कुछ एआई करके दे दे, बट यू शुड नो कि एग्ज़ाम आप ही ने जाके लिखना है। तो जब एग्ज़ाम आपने जाके लिखना है, तो तैयारी भी आपकी होनी चाहिए। तो तैयारी आपकी होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या आपने करना चाहिए, क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए? ऑब्वियसली मिक्सअप होगा, ज़्यादातर बोथ ग्रुप्स कर रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो खाली ग्रुप वन कर रहे होंगे। करेक्ट। सो यू माइट हैव मिक्स ऑफ द कॉम्बिनेशंस हियर, लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जो सिस्टम आपने फाउंडेशन में फॉलो किया था, आपने इंटर लेवल पे कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने उतने बेसिक्स को ही फॉलो कर लिया, उतने बेसिक्स को ही फॉलो कर लिया, तो प्रैक्टिकली यू आर थ्रू इट। तो इंटर लेवल जो है, एक ज़माने में मैं कह सकता था कि फाउंडेशन, इंटर और फाइनल में
अगर सबसे टफेस्ट कोई पार्ट होता था चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स का तो वो होता था इंटर, करेक्ट, बिफोर द न्यू सिलेबस केम इनटू। और अब आप जानते हैं न्यू सिलेबस जो आपके लिए आया था 2024 ऑनवर्ड, जो सिलेबस में चेंजेस हुए, तो उसके बाद अगर हम टफेस्ट वर्ड यूज कर सकते हैं तो वो सिनेरियो चेंज होके हो चुका है फाउंडेशन, क्योंकि फाउंडेशन में जो ज़्यादातर बदलाव आए वो सब इंटर की चीज़ें फाउंडेशन में ऐड हुई। तो इंटर की चीज़ें फाउंडेशन में ऐड हुई तो यूँ समझ लीजिए द टफेस्ट पार्ट का हर्डल आप ऑलरेडी क्रॉस कर चुके, बट दैट डज नॉट मीन कि नाउ वी टेक इट इजी। तो जैसे आपने एक बार में अपनी मेहनत से फाउंडेशन को क्लियर करने की पूरी कोशिश करी, सेम अप्रोच से अगर आप आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे तो जो आपने टारगेट सेट किया था वो टारगेट आपका ऐसे ही एक एक बार में अचीव होता है। तो इंटर पे बात करें, दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। अब वो ग्रुप की डिटेल्स पे मैं नहीं जाने वाला, पर ये जो ग्रुप 1 है, पहले ग्रुप 1 में 4 और ग्रुप 2 में 4 पेपर होते थे, यानी इंटर लेवल पे यू नीड टू फेस 8 पेपर्स। लेकिन फिर आईसीआई को पता चला आप आने वाले इंटर में, तो आपका इफेक्ट तो पड़ेगा, तो तुरंत 8 पेपर हो गए 6, करेक्ट। तो 6 पेपर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, 3 पेपर्स ईच, तो 3 पेपर्स ईच। तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगा कि अब हमारे 2 पेपर कम हो गए। जानते हैं मेरा आगे क्या आने वाला है। तो 6 पेपर हो गए, 6 पेपर हो गए, इस बात की आपको बड़ी खुशी हुई। लेकिन अगर 6 पेपर हुए 3-3 पेपर ईच, तो सवाल है सिलेबस, सिलेबस क्यों कम करना, सिलेबस उतने का उतना है। पहले अकाउंट्स 2 वॉल्यूम में होता था, एक ग्रुप 1 एक ग्रुप 2, मतलब ग्रुप 1 में अकाउंट्स अलग, ग्रुप 2 में अकाउंट्स अलग। अब आईसीआई ने दोनों को एक ही कर दिया, बोले एक इंटर एक अकाउंट्स। तो जब एक इंटर एक अकाउंट्स है तो बोले आप सब चैप्टर कौन से रखे, ग्रुप 1 वाले की ग्रुप 2 वाले, बोले करना क्या है, तो सब अकाउंट्स मिला दो। बोले लेकिन बुक बहुत बड़ी बन रही है, बुक बन नहीं पा रही है, बाइंडिंग कैसे होगा, तो ठीक है थोड़ा पन्ना निकालो फाउंडेशन में डालो, पढ़ना तो उतना ही है, पढ़ना क्यों कम है। पेपर 6 हैं, पेपर आपके 6 ही रहेंगे, लेकिन सवाल है कंटेंट, क्या कंटेंट भी 2 पेपर जितने हट गए आपके इंटर के सिलेबस से। कुछ इंटर के हट के फाउंडेशन गए, तो कुछ फाइनल के हट के इंटर में भी तो आए, तो कम क्या हुआ, कम सिर्फ माइंडसेट हुआ। यूं समझो पहले 8 बार टेस्ट करते थे आपका, अब टेस्ट 6 बार ही करेंगे, लेकिन पढ़ना लगभग 8 बार जितना ही है, 8 बार जितना ही है। तो आप ऐसा ना समझे कि 6 पेपर हो गए तो पढ़ाई भी कुछ कम हो गई। When it comes to reducing the knowledge, ICI is never in favor of it. हाँ, बढ़ाने का बोलोगे तो सोच सकते हैं, बट रिडक्शन में whichever is less वो तो होता ही नहीं है कंसेप्ट, ऑलवेज whichever is higher, इस कंसेप्ट पे चलती है ICI। जब अपन उसकी बात करते हैं तो ऐसे इंस्टेंस पे आपका जो ग्रुप 1 है जिसके अंदर 3 पेपर है, पेपर 1 अकाउंट्स, पेपर 2 लॉ एंड पेपर 3 टैक्स। तो जिनको ऐसा लगता है कि 3 पेपर है वो अपनी गलतफहमी डे 1 पे ही दूर कर दें, क्योंकि पेपर 3 है, सब्जेक्ट 4 हैं, यू नो दैट, सब्जेक्ट 4 है। लेकिन सर एग्जाम तो 3 ही होंगे, तो 3 एग्जाम होंगे तो हमने तो 3 ही पढ़ना है। अब आप मुझे बताइए अगर एग्जाम 3 है तो आंसर शीट 4 क्यों मिलती है ग्रुप 1 में आपको। यू गेट 4 डिफरेंट आंसर शीट्स, यानी एज आई सेड आज अपन 0 से शुरू कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ बातें मैंने आपको डेमो में शेयर करी थी, बट इट्स ऑल स्टार्टिंग अ फ्रेश डे 1। तो आंसर शीट 4 क्यों मिलती है, अकाउंट्स की 1, लॉ की 1, टैक्स की 2 आंसर शीट क्यों मिलती है। व्हाई यू गेट 2 आंसर शीट्स ऑफ टैक्स इन एग्जाम। इसका मतलब आईसीआई खुद भी मानता है कि ये अलग है और वो अलग है। सर लेकिन दोनों तो पेपर 3 है, पेपर 3 है, बट पेपर 3 का ये एक पार्ट है, वो दूसरा पार्ट है, जिसमें सिवाय टैक्स वर्ड के, सिवाय टैक्स वर्ड के देयर इज नथिंग कॉमन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कुछ टैक्स ही तो पढ़ना है, तो आप समझ जाइए सिवाय टैक्स वर्ड के देयर इज नथिंग कॉमन इन द टू। वो कंप्लीटली एक अलग तरीका है टैक्स का, ये कंप्लीटली एक अलग तरीका है, बस फर्क ये है दोनों में टैक्स वर्ड कॉमन है,
तो वो कॉमन निकाल के एक सब्जेक्ट बना दिया आपका, करेक्ट, या एक पेपर बना दिया। तो इसलिए वो वन पेपर वन कॉपी कंसेप्ट पे आपने नहीं चलना है। तो जीएसटी की आपने अलग कॉपी रखनी है और इनकम टैक्स की अलग कॉपी रखनी है। इनकम टैक्स की क्लास अलग रहेगी, जीएसटी की क्लास कंप्लीटली अलग रहेगी। ठीक, तो ये बेसिक अप्रोच है। तो ऑब्वियस सी बात है, आज मैं उम्मीद करता हूँ सबने कुछ बेसिक तैयारी के साथ आए होंगे। कितनों के पास बुक है? बुक ऑलरेडी मतलब अवेलेबल? किसी को नहीं? नो वन? जरूरत भी नहीं है, करेक्ट। बुक इसीलिए नहीं मिली आपको क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक, अदरवाइज बुक तो रेडी है। आप देखेंगे तो ये बुक बिल्कुल आपके लिए स्पेसिफिकली तैयार की गई और फाउंडेशन से बेटर तरीके से, मतलब फाउंडेशन का +1 वर्जन है। ठीक, तो आप देखेंगे तो सीए इंटर की बुक इट्स ऑल अवेलेबल। ऐसा नहीं कि अभी छाप के रखी गई है, ठीक, वो अवेलेबल है, पर आपको दी नहीं गई। क्यों नहीं दी गई? शायद हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा, मे बी, आई गेस नाउ, दैट्स ऑन अ लाइटर नोट, बट ठीक है, बुक मिल जाएगी आपको। तो कहने का मतलब, अब अपन बात करते हैं टैक्सेशन की। तो मैं सीए अभिषेक बरड़िया, आपका सीए इंटर में ग्रुप 1 के पेपर 3 का सेकेंड पार्ट जो है दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो मैं आपका लेने वाला हूँ। मार्क्स की बात करें तो कितने मार्क्स का रहने वाला है? 50 मार्क्स। लेकिन क्या ऐसा होता था? द आंसर वॉज नो। टैक्स का पेपर पहले भी होता था, पहले भी इनकम टैक्स होता था, पहले भी जीएसटी होता था, लेकिन मार्क्स का वेटेज होता था इनकम टैक्स 60 एंड जीएसटी 40। तो 60 एंड 40 मार्क्स का आपका ये पेपर होता था 100 मार्क्स का, जिसमें 40 मार्क्स रखे जाते थे जीएसटी के, जिसमें आपको क्या पढ़ना पड़ता था? ज़्यादा नहीं, 10 चैप्टर। तो 40 मार्क्स के लिए आपको 10 चैप्टर पढ़ने पड़ते थे, आप तो इससे यूज टू। तो अब ये जो 10 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ता था 40 मार्क्स, लेकिन फिर जब जीएसटी आया, धीरे धीरे गवर्नमेंट ने उसका कलेक्शन देखा। एनी आइडिया जीएसटी में कितनी कमाई होती है गवर्नमेंट की? हाँ, ये सब मैंने कुछ ऐसे थोड़ी बहुत जानकारियाँ आपको पहले कभी कभार दी थी। तो हाँ, मतलब आप देख सकते हैं, एक कैलकुलेटर में आता है क्या? करेक्ट, नहीं आता। तो यूँ समझ लीजिए, एवरेज अगर आप बात करें तो जब शुरू हुआ था जीएसटी, अच्छा शुरू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017। तो 1 जुलाई 2017 जब जीएसटी आया था, करेक्ट, तो उस दौरान जीएसटी की जो कमाई होती थी गवर्नमेंट को, मंथली पेमेंट करना पड़ता है जीएसटी का। तो जब मंथली पेमेंट करना पड़ता है तो गवर्नमेंट की कमाई लगभग होती थी 60,000, 70,000, 80,000 करोड़, करेक्ट। लेकिन आज जीएसटी को आए कितने साल हो गए? हाँ, लगभग 8 साल के ऊपर। तो अब 8 साल हो गए जीएसटी को आए। अब वो जो कमाई जो 60, 70, 80,000 करोड़ थी, तो अब वो बढ़ के कितनी हो गई है? ज्यादा नहीं, 1,70,000, 1,80,000, 1,90,000 करोड़। हाँ सर, मतलब लाख की करोड़? लाख करोड़ पर मंथ। तो मतलब अगर आप 2 लाख के हिसाब से दे दो तो 24 लाख करोड़। तो 20 से 22 लाख करोड़ साल की रेवेन्यू होती है। एंड ऑलमोस्ट नियर अबाउट आप देखें तो इनकम टैक्स भी उसी के आसपास रहता है। तो पहले ऐसा होता था कि जीएसटी से पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, एग्जाम्पल के तौर पे पहले होता था सर्विस टैक्स, पहले होता था एक्साइज। ये सब कुछ नाम ले रहा हूँ, अभी डरना नहीं है इस नामों से। ये सब क्या होता है, जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ते जाएगी सीखते जाएंगे। तो एक्साइज होता था, सर्विस टैक्स होता था, वैट होता था, एंट्री टैक्स होता था, लग्जरी टैक्स होता था, ऑक्ट्रॉय होता था, फ्यू ऑफ द मैनी नाम ले रहा हूं मैं। तो ये सब टैक्सेस हुआ करते थे। अब ये सब टैक्सेस से आप देखते थे गवर्नमेंट को कमाई होती थी, लेकिन हैंडफुल। तो इतनी सी कमाई होती थी। तो असली कमाई किस में होती थी? इनकम टैक्स। तो ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट्स के 2 बच्चे, एक कमाता है और एक नहीं कमाता है, या एवरेज कमाता है और एक एवरेज से ज़्यादा अच्छा कमाता है, यूँ समझ लो एक चार्टेड अकाउंटेंट है और एक नॉन चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक, तो अब बोलो, मतलब वैसे तो नो डिफ्रेंशिएशन कंसेप्ट पेरेंट्स चलते हैं, ठीक, लेकिन आप इस बात को कभी मानते नहीं है, क्योंकि आपके हिसाब से पेरेंट्स हमेशा किसको ज़्यादा प्यार करते हैं? आपके छोटे भाई बहनों को, या अगर आप खुद छोटे हैं तो फिर आपके बड़े भाई बहनों को। आप ये कंसेप्ट मान के चलते हैं। तो टेक्निकली जो व्यक्ति कमा रहा है, जो व्यक्ति कमा रहा है, तो ज़्यादा बात उसकी सुनी जाती है और ज़्यादा फेवर भी उसको किया जाता है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में। तो इनकम टैक्स और जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स, गवर्नमेंट के 2 बच्चे थे,
इनकम टैक्स इतना सारा पैसा ला के देता था गवर्नमेंट को। इनडायरेक्ट टैक्स प्री जीएसटी एरा में लाता था पैसा, लेकिन कंपैरेटिव टर्म्स में काफी कम लाता था। तो बोले जब मेन जो कमाई ला के देता है बच्चों को जानकारी भी उसकी होनी चाहिए, तो इनकम टैक्स आपका सिलेबस में होता था 60 मार्क्स का। वही अप्रोच आईसीआई ने भी फॉलो किया कि जो कमा के ला के देगा वही बच्चे पढ़ेंगे। तो 60 मार्क्स आपका इनकम टैक्स होता था और इनडायरेक्ट टैक्स 40 मार्क्स का होता था। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम अब आज आप देख रहे हैं कि कमाई लगभग क्या हो गई है, लगभग बराबर हो गई है। जबकि सोचो इनकम टैक्स कब का कानून है, 61, और जीएसटी कब का कानून है, 2017। तो इसका मतलब इतने सालों बाद आया, इतने टाइम बाद आया, और कमाई आज देखो दोनों की लगभग बराबर हो चुकी है। कब सरपास कर जाए यू नेवर नो। तो जब कमाई बराबर हो गई तो गवर्नमेंट के लिए तो दोनों बराबर बच्चे हो गए, और जब बराबर बच्चे हो गए तो आईसीआई ने सोचा जब कमाई बराबर है तो नंबर बराबर क्यों नहीं, नंबर बराबर क्यों नहीं। तो 60 मार्क्स इनकम टैक्स और 40 मार्क्स इनडायरेक्ट टैक्स जो होता था, अब कितने का हो गया, अब हो गया वो 50 मार्क्स ईच। तो अब ये जो है ये 50 मार्क्स ईच का आपका सब्जेक्ट बन गया। अब जब 50 मार्क्स ईच का सब्जेक्ट हो गया तो पहले कितने चैप्टर होते थे, 10। 40 मार्क्स में आपको कितने चैप्टर पढ़ाए जाते थे, 10। ये तो आप मानते हैं, करेक्ट। अब 10 चैप्टर जो पढ़ाए जाते थे, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो एज ए स्टूडेंट आप एक्सपेक्टेड ही थे कि 40 से 50 मार्क्स हुआ है तो कुछ तो बढ़ेगा ही। 10 चैप्टर ही पढ़ाएंगे 40 मार्क्स में, ऐसा तो होगा नहीं। तो आप ये तैयार थे इस चीज के लिए कि कुछ तो चैप्टर बढ़ेंगे, कितने, ज्यादा नहीं। अब पढ़ने पड़ेंगे 15। कितने चैप्टर, 15 चैप्टर। तो इसका मतलब 10 मार्क्स बढ़ा, उधर चैप्टर 5 बढ़ा दिए। अब ये जो 5 चैप्टर बढ़े, सवाल है किधर से आए होंगे, किधर से आए होंगे, पक्की बात है कहीं से लिया ही गया होगा ना, तो फाइनल से। तो इसका मतलब कई टॉपिक्स फाइनल के उठा के डाल दिए किसमें, इंटर में। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप इंटर तो पढ़ ही रहे हो, आप फाइनल की चीज भी कुछ कुछ पढ़ रहे हो। तो इस तरीके से 10 की जगह हो गए 15 चैप्टर कैरिंग 50 मार्क्स। समटाइम्स कुछ सब्जेक्ट के साथ इनजस्टिस होता है, लाइक जीएसटी। अब आप ये देखो फाइनल लेवल पे आपका पूरा एक इंडिपेंडेंट पेपर है इनडायरेक्ट टैक्स, 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, जिसमें आपको पढ़ना क्या है, मेन जीएसटी। तो आप जो अभी पढ़ रहे हो वो केवल इंटर की चीज नहीं पढ़ोगे, मतलब फाइनल के काम आने वाली चीज भी पढ़ने वाले। तो कहने का मतलब इस तरीके से एक पेपर फाइनल का और इंटर में उतने का ही एक आधा पार्ट आप देख रहे हो। सेम अप्लाइज विथ इनकम टैक्स ऑल्सो। अब ऑब्वियसली ये 40 का 50 हुआ है, तो कोई 60 का 50 भी तो हुआ है। अब आपकी तरफ से सवाल क्या आने वाला है वो भी मैं जानता हूं कि सर जो 40 से 50 हुआ उसका 10 से 15 चैप्टर हो गया, तो कुछ 60 से 50 भी तो हुए, उसमें कितने चैप्टर हटे। तो इनकम टैक्स की डेमो हुई थी और आज की क्लास अभी बाकी है। आज की क्लास हो गई कि बाकी है, बाकी है ना। अगर आज की क्लास बाकी है या डेमो आपने अटेंड किया था तो उसमें क्या क्या बताया सर ने, कितने चैप्टर कम हुए, कितने चैप्टर कम हुए, कुछ बताया था सर ने, नहीं होंगे तो बताएंगे ना। फिर मतलब 60 मार्क्स का 50 मार्क्स हो गया और चैप्टर कम नहीं हुए। अब आईसीआई डिलीशन वर्ड बटन ही नहीं है कीबोर्ड में, प्लस का ही साइन है बस, ऐड इंसर्ट, बाहर निकालने का कोई बटन ही नहीं है। ऐसे बोलते हम पहले ही मिनिमम पढ़ा रहे, उसमें क्या कम कर दे, इनकम टैक्स क्या, 2 चीज तो सिखाना है, एक इनकम एक टैक्स। एक क्लास में इनकम सिखाएंगे, दूसरी क्लास में टैक्स सिखाएंगे, खत्म हो गया इनकम टैक्स आपका। अब बोलो क्या हटा है, टैक्स आपको मान लो फाइनल में पढ़ा रहे, इनकम आपको इंटर में सिखा रहे, अब बोलो इंटर से इनकम भी हटा दे, फिर सीखोगे क्या है। तो ऑलरेडी कहना है कि भैया हम तो ऑलरेडी मिनिमम चीज पढ़ा रहे हैं आपको इंटर लेवल पे, तो क्या हटा है। लेकिन फिर बच्चों का मन उदास हो जाएगा, भाई 10 नंबर कम किया, हटाया कुछ भी नहीं। तो एक काम करते हैं, चलो ये अपनी स्टडी मटेरियल है ना, ऐसा ऐसा पकड़ के 2-4 पन्ने हर चैप्टर से निकाल दो। तो ऐसे करके 2-4 पन्ने हटा दिए, हो गया 10 नंबर का रिलैक्सेशन आपको दे दिया। तो इतनी मेहरबानी करी, इतनी मेहरबानी करी। तो ये आपका पूरा पेपर है, यानी आप समझिए आज आप अकाउंट देखिए, आज आप लॉ देखिए और आज आप टैक्सेशन देखिए। तो यूं समझ लीजिए
इसको जो पढ़ना है या जितना समय आपने देना है, तो कंपेयर टू द फर्स्ट टू सब्जेक्ट्स दिस इज 1.5 टाइम्स द फर्स्ट टू। इसका मतलब ये 1.5, ये 1.5 सब्जेक्ट मानिएगा इसको, पूरा 2 भी नहीं माने तो पूरा 1 भी मत मानिए। तो आपकी तैयारी भी उसी लेवल पे उसी तरीके से होनी चाहिए। ये मैं आपको डे 1 पे सेट कर रहा हूँ कि आप ऐसा मत समझिए कि आपको 3 पेपर पढ़ने, आपको यूं समझिए 3.5 पेपर पढ़ने कम से कम, एटलीस्ट इफ नॉट 4। तो इसीलिए टेक्स्ट की क्लास भी आगे चल के जो चलेगी, अभी तो शुरुआत है इसलिए आपकी दोनों क्लास चल रही है, आगे चल के 1 क्लास एट अ टाइम ही चलेगी, मीनिंग देयर बाय इनकम टैक्स जीएसटी, और उसका टाइम भी अच्छा खासा रहेगा। तो आपकी जो क्लासेज है कंपेयर टू द अदर 2 सब्जेक्ट्स, टेक्स्ट की क्लासेस ज़्यादा चलने वाली है। ये तो बात हुई सब्जेक्ट की। 15 चैप्टर जो है 50 मार्क्स, सवाल आप जानते हैं हर से आएगा, कोई चैप्टर छूटता नहीं है, तो सबसे आएंगे तो पढ़ना सब कुछ है। डिवाइडेड इनटू 2 वॉल्यूम्स। तो आपको ये जो बुक है 2 हिस्सों में मिलेगी, जिसका मैंने आपको बता दिया कि वॉल्यूम 1 पूरी तरीके से तैयार है। तो ये वॉल्यूम 1 है, लगभग ऐसा ही आपको एक वॉल्यूम 2 मिलेगा, करेक्ट। तो बस इतने को आपने कवर अप रखना है, इतने की तैयारी रखनी है। इतना अगर आप करते हैं तो वेल एंड गुड, आप एटलीस्ट जीएसटी में पूरी तरीके से पार है। सेम थिंग विल अप्लाई विद इनकम टैक्स ऑल्सो, वो आपको इनकम टैक्स की क्लास में समझाया जाएगा, ठीक। तो जीएसटी के लिए आज अगर आप अलग कॉपी लाए हैं तो ठीक है, और उसमें नोट करिए जीएसटी की, और नहीं लाए तो आज आप भले किसमें नोट करिए, लेकिन अगली क्लास से इंश्योर करिए कि यू हैव अ सेपरेट कॉपी ऑफ जीएसटी विथ यू, जिससे हम क्लास की शुरुआत करेंगे। अभी एट स्टार्टिंग पॉइंट आपको बुक की जरूरत नहीं है। अभी जो भी शुरुआती क्लासेस में चलेगा उसमें सिर्फ आप और मैं और जीएसटी, सिर्फ उसकी बातें होंगी। यानी शुरू के ही 4-5-6 दिनों में मैं आपको पूरा जीएसटी घुमा के ले आऊंगा। यानी क्या था जीएसटी, ये तो आप 4-5-6 क्लास में ही सीख जाओगे। उसके बाद तो बस वो एक एक चैप्टर को पढ़ना हमारे लिए फॉर्मेलिटी हो जाएगा, क्योंकि आप बोलेंगे सर ये तो हमको आता है, ये तो हम आपने बता दिया था, ये तो हम सीख चुके। तो आगे जो है बस उसको पढ़ने का तरीका देखना। बट बेसिकली ओवरऑल जीएसटी क्या है, हम इन शुरुआती इंट्रोडक्टरी क्लासेस में ही सीख लेंगे। बट वो सीखें उससे पहले एक बेसिक्स जो मैं चाहता हूं आपके शुरुआती पेजेस में ही लिखा होना चाहिए आपकी कॉपी के, ताकि आप जब अपनी तैयारी, आप आज का सोच रहे हो, मैं सितंबर 26 का सोच रहा हूं कि जब आप सितंबर 26 के हिसाब से तैयारी करेंगे, तब आपकी तैयारी का पैटर्न क्या होना चाहिए। आज हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो उसके लिए पढ़ रहे हैं। तो आपका जो भी कॉपी है, फर्स्ट पेज तो वो कॉपी को आप अपना बनाने के लिए करते हो, तो अपना नाम वाम लिख लो उसमें जो भी है, ये बेसिक्स मुझे आपको नहीं सिखाना है। तो सेकेंड पेज ऑनवर्ड्स सबसे पहली चीज जो आपने लिखनी चाहिए वो है इसका कंटेंट, यानी ये पेपर का कंटेंट कैसा होगा, ये आपको एक बेसिक सेट होना चाहिए। तो पेपर 3 जो है, ताकि आप कभी भी देखें तो आपको पता होना चाहिए, a study in a right direction will always lead you somewhere, correct? So at inter level you don't require hard studies, you require smart studies, correct? तो आप वो कैसे स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं हम उस पर बात कर रहे हैं। तो पेपर 3 पे मैंने डेमो में डिस्कस किया था, बट एज आई से वी आर स्टार्टिंग अफ्रेश अगेन, तो एक बार रिकैप भी हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। तो पेपर 3 रहेगा आपका, जो आज कॉपी नहीं लाए वो रफ में लिख सकते हैं, बट इंश्योर करें कि आप उसको फेयर करके अगली क्लास में आए और पूरी तैयारी के साथ रहें। तो पेपर 3 आपका 2 हिस्सों में बटा रहेगा, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए 50 मार्क्स का इनकम टैक्स, सेक्शन बी 50 मार्क्स का जीएसटी। तो इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का पेपर रहता है। 100 मार्क्स के जब पेपर की बात करें, अब आपको ये आइडिया अभी तक दिया जा चुका होगा, हर टीचर ने डेमो में भी आपको बताया होगा, या अब रेगुलर क्लास में भी आप तक आइडिया है कि इंटर का जो भी पेपर होता है उसमें 30% एमसीक्यू कंपलसरी पार्ट है। 30% एमसीक्यू आएगा, इसका मतलब पेपर आपका 70 मार्क्स का होता है और 30 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं। बट अपना तो जीएसटी का पेपर ही 50 मार्क्स का होता है, प्रॉब्लम ये है। तो अब इसमें 30% एमसीक्यू आएगा कि नहीं आएगा, करेक्ट? और आएगा तो क्या पूरा 30 मार्क्स इसी से आ जाएगा, या पूरा 30 मार्क्स इनकम टैक्स से आएगा? द आंसर टू इट इज नो। तो प्रॉपर बाइफर्केशन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। कैसा बाइफर्केशन? कि 50 मार्क्स है
तो इसमें भी आप देखेंगे। अच्छा, ऐसा मिक्सअप रहेगा क्या, जैसे आप फाउंडेशन लॉ का पेपर दे के आए तो आपने देखा पहला सवाल कंपनीज एक्ट का, दूसरा सवाल नेगोशिएबल का, या तीसरा सवाल पार्टनरशिप का, चौथा कॉन्ट्रैक्ट का। ए 4 का ए हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछ लिया, 4 का बी सेल ऑफ गुड्स एक्ट से पूछ लिया। अगर ऐसा पूछा था तो यहाँ पे भी ऐसा होगा क्या कि 1 का ए इनकम टैक्स और 2 का सी जो है जीएसटी और 1 का बी फिर जीएसटी, ऐसा करके कि एक सवाल इनकम टैक्स एक सवाल जीएसटी ना, पूरा प्रोफेशनल। इसका मतलब 50 मार्क्स का इनकम टैक्स का पेपर अलग रहेगा, 50 मार्क्स का जीएसटी का पेपर अलग रहेगा। बस फर्क ये है प्रिंटेड इनटू वन शीट होगा, पर ये दो कंप्लीटली अलग सेट रहेंगे जिनकी आंसर शीट भी अलग रहेगी। तो आप समझ लीजिए आईसीआई खुद इसको अलग मानने के लिए तैयार है, आप नहीं मानने को तैयार है। तो आपको कंप्लीटली एक अलग पेपर मिलेगा इनकम टैक्स का 50 मार्क्स का, उसमें ऐसा नहीं होगा 1 का ए इनकम टैक्स और 1 का बी जीएसटी, नो। शुरुआती क्वेश्चन पूरे इनकम टैक्स के, बाद के पूरे क्वेश्चन जीएसटी के। तो इस पैटर्न से आपका पेपर आएगा और उसमें एमसीक्यूज भी दोनों में बटे रहेंगे, और दोनों में कितने बराबर, मीनिंग देयर बाय 15 मार्क्स जीएसटी में और 15 मार्क्स इनकम टैक्स में। तो इस तरीके से इनकम टैक्स जीएसटी भी दो हिस्सों में बटेगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए जिसको आप एमसीक्यू बोल सकते हो और पार्ट बी जो है आप डिस्क्रिप्टिव बोल सकते हो, 15 मार्क्स और 35 मार्क्स। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये आपका 30 मार्क्स पूरा एमसीक्यू भी हो गया और 70 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी हो गया। तो ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा। करेक्ट, यहाँ तक की बात क्लियर। और खास बात जो है वो है नोट के तौर पे लिखी हुई आपके लिए, जिसकी सीरियसनेस आपको आज शायद समझ ना आए, लेकिन ये सीरियसनेस आपको तब समझ में आएगी जब आप एग्जाम में ऐसी कोई ब्लंडर करके आएंगे, जिसका अगर आपको याद हो तो डेमो में मैंने जिक्र किया था कि आप में से ही एक बच्चे ने जो इन्हीं बेंचेस में बैठा था, इंटर का पेपर आया इनकम टैक्स जीएसटी, इतना खुश हो गया क्वेश्चन पेपर देख के कि सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। तो उसने सॉल्व करना चालू कर दिया। 2 से 5 पेपर का टाइम, 5:30 को मुझे कॉल आ गया, और 5:30 को कॉल आया मतलब समझ गए। अब बोले सर पेपर बड़ा इजी था। मैंने बोला बेटा पेपर इजी नहीं था, तूने पढ़ा है इसलिए तुझे इजी लगा। करेक्ट। तो बोले सर सब बन गया। बोला बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, मतलब रैंक वैंक की उम्मीद है। रोने लग गया। बोला अच्छा गया है, अभी से खुशी के आंसू, थोड़ा इंतजार करो। बोले नहीं सर ये गम के आंसू है। बोले क्या हो गया? तो सर एक गलती हुई है बस। मैंने बोला एक गलती हुई है, 2-4 नंबर कट जाएंगे, उसमें रोना क्या है? बोले नहीं सर गलती सुनिए। जीएसटी का आंसर मैंने इनकम टैक्स वाले पेपर में लिख दिया। 2 आंसर शीट मिली थी, पर मैं इतना खुश था क्वेश्चन पेपर देख के, फटाफट इनकम टैक्स सॉल्व किया, जीएसटी भी उसी में सॉल्व किया और पेपर सबमिट कर दिया। वो तो सबमिट किया तब टीचर ने बोला वो दूसरी आंसर शीट कहाँ है? तब मेरे को याद आया कि एक और आंसर शीट दी गई थी, और वो आंसर शीट में तो मैंने लिखा ही नहीं, उल्टा पहली वाली में सप्लीमेंट्री अलग ले लिया था। अब मैं क्या करूं सर? बोलो। और प्लस बोथ ग्रुप स्टूडेंट था, मुझे पता है 2 दिन बाद उसका वापस अगला पेपर है। बोल दो उसको गया तू तो। अब मैं क्या सलाह दूं उसको? झूठी तसल्ली दे नहीं सकता, और सच बोलूंगा तो ग्रुप 1 तो गया, ग्रुप 2 अलग चला जाएगा। सोचिए। अब मैंने बोला अब तूने क्या करना है, तूने जो करना था वो तो कर दिया, अब आईसीआई ने करना है जो करना है, उनको सोचना है, वो टेंशन में रहेंगे, तू क्यों टेंशन में? तूने जो काम करना था कर दिया। अब आपके ऐसा बोलने और सोचने से तो बदल नहीं जाएगा आंसर। तो बेटर है ग्रुप 2 की तैयारी करो, और बाकी सब जय माता दी। तो आपने क्या करना, बस मैं बोला आईसीआई को एक चिट्ठी लिख दो, मेल कर दो ऑफिशियल, कैसी गलती हुई है, बाकी फिर देखा जाएगा, फोकस ऑन द नेक्स्ट पेपर। तो वो दिन है, तब तक मेरे इसमें बस यहीं तक रहता था। पर जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ, 5:30 बजे कॉल डिस्कनेक्ट हुआ, 5:45, 5:47 को शीट अपडेट हो गई। और शीट में मैंने उसी दिन, ये सब आखिरी में नहीं बताना है मैंने, ये सब आपको इसीलिए मैं डे 1 सिखा रहा हूं कि सेपरेट आंसर शीट मिलेगी, तो आपने इसको कंप्लीट सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह ट्रीट करना है। ऐसा नहीं कि एक ही पेपर के अंदर है तो सब एक ही अप्रोच से चल रहे, 2 कंप्लीटली अलग चीज चलेगी, आपको भी माइंडसेट 2 अलग का रखना है कंपल्सरी। तो इसीलिए ये बात मैं आपको डे 1 पे सिखा, ठीक।
तो ये बात भी क्लियर हो गई, सेपरेट आंसर शीट। उसके बाद अगले उसमें आपने एग्जाम पैटर्न क्या है वो भी मैंने आपको बता देना। तो आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा, सिलेबस तो आपने वो मतलब वो तो कंटेंट लिख लिया, सिलेबस आपकी बुक में ही मिल जाएगा, इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आपका एग्जाम किस तरीके से होगा, तो एग्जाम आपका, मैं अब बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली जीएसटी की, करेक्ट, बाकी रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की डिटेल आपको रेस्पेक्टिव टीचर्स देंगे। तो अगर अपन बात करें जीएसटी, तो जीएसटी का पेपर कैसा रहेगा, तो शुरुआती सेक्शन पूरा इनकम टैक्स का रहेगा, बाद का सेक्शन पूरा जीएसटी का रहेगा। तो जो जीएसटी के पेपर की बात करें तो दो हिस्सों में बटा रहेगा जीएसटी का पेपर भी, एक हिस्सा पूरा एमसीक्यू और दूसरा हिस्सा डिस्क्रिप्टिव। एमसीक्यू जो है पार्ट ए, एमसीक्यू भी दो तरीके से आते हैं इंटर लेवल पे, फाउंडेशन की तरह नहीं कि बस क्वेश्चन आए केबीसी खेलो, करेक्ट। इंटर लेवल पे भी आपको एमसीक्यू दो पैटर्न पे आएंगे, एक होता है आइसोलेटेड एमसीक्यूज, यानी सिंगल एमसीक्यूज जैसे आप फाउंडेशन में देख के आ चुके हो। तो वो एक क्वेश्चन होगा, चार ऑप्शन होंगे, यू नीड टू टिक वन ऑफ द फोर। तो एक आपको ये देखना, इसको मैं बोलता हूँ सिंगल एमसीक्यू, आइसोलेटेड एमसीक्यू, जिसका मतलब दूसरे से कोई लेना देना नहीं। और एक आएगा केस बेस्ड एमसीक्यू। केस बेस्ड एमसीक्यू की जब आप बात करते हैं तो आपको पूरा एक केस बना के देगा, केस सिनेरियो, और वो केस में कई मल्टीपल पैराग्राफ्स होंगे, और फिर उन मल्टीपल पैराग्राफ्स के बीच में से आपसे रिलेटेड एमसीक्यू पूछेगा। तो वो जो एमसीक्यू पूछेगा वो सबके जवाब उस पैराग्राफ से निकलेंगे, बट विद द नॉलेज ऑफ लॉ, कि उसमें लॉ क्या बोलता है उसको अप्लाई करते हुए आपको जवाब टिक करना पड़ेगा। इसके लिए कोई अलग से मेहनत नहीं करनी है। जो आप जीएसटी पढ़ोगे, ये 15 चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, तो वो 15 चैप्टर से ही वो पूरा सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यानी ये 15 नंबर एमसीक्यू के तो आपने 15 में 15 पाने, 14 की भी तैयारी नहीं रखनी है, 15 में मिनिमम 15 पूरे स्कोर होने हैं इसमें तो, करेक्ट। चाहे केस बेस्ड हो चाहे आइसोलेटेड हो, ये पूरे नंबर अंदर होने चाहिए। अब उसके बाद बचता है 35 मार्क्स। उसमें भी पहला क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स का, जिसके दो पार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए आएगा, 1 मतलब जीएसटी का फर्स्ट क्वेश्चन, 1 का ए आएगा जीएसटी का 10 मार्क्स का, और 1 का बी आएगा 5 मार्क्स का। आगे चल के ये भी बताने वाला हूं कौन से चैप्टर से आने वाला है और वो कौन सा क्वेश्चन रहेगा। धीरे धीरे बैच आगे बढ़ेगी तब वहां तक भी पहुंच जाएंगे हम। अब आप यूज टू हो चुके हैं और अब तो आप बातों को एनालाइज भी कर सकते हैं आफ्टर हैविंग गिवन वन ऑफ द पेपर ऑफ सीए फाउंडेशन, करेक्ट। हाँ, उसमें एक गलती मुझे हुई कि मैंने आपको फाउंडेशन पे बोला था ये वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 का ए आएगा, एग्जाम में वो 3 का ए की जगह 4 का बी बन के आ गया। तो बच्चे ने मुझे उसमें भी फोन करके बोला सर आपने बोला था 3 का ए आएगा, वो 4 का बी में आ गया। सर ठीक है, मेरी बेस्ट विशेज उसके लिए, पर ऐसी गलतियां हो सकती है। बट अदर देन दैट यहाँ पे तो वो भी नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैंने बोला 1 का ए मतलब 1 का ए, 1 का बी इस चैप्टर से आएगा मतलब उसी चैप्टर से आएगा। तो ये 15 में से कौन सा वो चैप्टर रहेगा और उस चैप्टर में कौन से पन्ने का सवाल रहेगा, हम वहां तक जाने वाले हैं जीएसटी में, आप समझ जाइए। क्यों? क्योंकि जीएसटी जब से आया हुआ है, कब से आया हुआ है? 2017, इत्तेफाक से तब से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उस समय मैं सीए में नहीं पढ़ाता था पर दूसरे कोर्सेज तो पढ़ाता था। तो 2017 से ही मैं उसमें जीएसटी पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों को तो 2020 से मैं पढ़ा रहा हूँ, लगभग प्री कोविड, करेक्ट। तो उस दौरान से पढ़ा रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं जीएसटी तो 2017 से ही पढ़ा रहा हूँ। तो मतलब डे 1 से जीएसटी क्या था और आज क्या है, उस दौरान क्या बदला, वो सब चीज आप तक पहुंचने वाली है पूरी तरीके से, ठीक। तो आपका इसका पेपर कौन से टॉपिक कौन से चैप्टर से आएगा, किस चैप्टर के क्या मार्क्स रहेंगे, वो सब आप तक पढ़ने से पहले, और खत्म होगा सब्जेक्ट उसके बाद नहीं। आप जानते हैं सब पहले जाता है, मैं ये आखिरी में नहीं बताता कौन सा चैप्टर है, आपको पहले बता देता हूँ ये वाला चैप्टर इतने मार्क्स का है। चलो काय को सस्पेंस क्रिएट करना, पहला चैप्टर जब आप पढ़ोगे 15 चैप्टर में से पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 का है, उसी में खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए 10 मार्क्स उसी में देखने वाले, उसी से आएगा, बाहर जाएगा ही नहीं।
मतलब सोचिए 15 में से पहला चैप्टर 10 नंबर अंदर, और पहला चैप्टर ही हमारा पहला होगा। तो आप यूं समझ लीजिए फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन 10 मार्क्स किस तरीके का आने वाला है, पहले चैप्टर में ही आपको उसका पूरा आइडिया लग जाएगा और उसी तरीके का सवाल आएगा, उसी पैटर्न पे सवाल आएगा। हाँ, खाली फिगर्स ऊपर नीचे करेगा, बट सवाल वैसे ही रहेगा। और अगर सवाल वैसा रहा फिर बात खत्म, बात खत्म। तो 10 नंबर उसी में अंदर, बचा कितना 25, सब आज ही बता दूं, करेक्ट। वेट एंड वॉच, क्लासेस तो अपनी आगे लंबी चलनी है ना, तो चलेगी तब धीरे धीरे सब सीखेंगे। और पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया, पहला चैप्टर, तो आप रेलिवेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट चैप्टर अपने आप समझ सकते हैं। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो 10 मार्क्स का है, जब भी आपका टेस्ट होगा आगे, धीरे धीरे आप फीचर्स जानते हैं, कुछ नया एडिशन नहीं, वैसा ही टेस्ट हर ओकेजन्स, वीक वाइज, सब्जेक्ट वाइज। जो फाउंडेशन के दौर से गुजर चुके हैं उनको पता है कि क्या हो सकता है उनके साथ। तो सेम चीज इंटर में भी अप्लाई होती है। और जब इंटर में अप्लाई होती है तो यानी यहाँ पे भी वैसे ही आपको हर सब्जेक्ट का यूं समझ लीजिए शेड्यूल आ जाएगा और उसके हिसाब से टेस्ट होगा। तो उस शेड्यूल में एक जिक्र टैक्सेशन का भी होगा, डीटी और आईडीटी, मतलब इनकम टैक्स और जीएसटी। और जब टेस्ट होगा, जब आपका टेस्ट होगा आपका वीकली, तो उसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी सिलेबस में आपको दूं जीएसटी में, ये वाला चैप्टर आपका टेस्ट में, मुझे उस वक्त आपको रिमाइंड ना कराना पड़े कि ये 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन तो कंपलसरी हर टेस्ट में रहेगा, हर टेस्ट, क्योंकि ये एग्जाम में भी रहेगा और ये पहले चैप्टर की चीज है। तो भले ही टेस्ट में पहला चैप्टर रहे ना रहे, उसका क्वेश्चन जरूर रहेगा सिलेबस में, ताकि जब तक अपनी जीएसटी की क्लासेस चलेंगी और जितने भी आप जीएसटी के टेस्ट दोगे, उसमें इतनी बार ये पहला क्वेश्चन कंपलसरी वाला आप अलग अलग टाइप का सॉल्व कर चुके होगे ऑलरेडी, कि जब मेन एग्जाम आएगा और वहां पे पहला क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, अब लगे ये तो थर्ड टेस्ट का सवाल था जो हमने टेस्ट नंबर 3 दिया था, उसी का पहला सवाल है, ये तो सब गया है, खाली फिगर डबल हो गए सब, करेक्ट। उधर फिगर डबल, इधर अटेम्प्ट सिंगल, आ रही बात समझ में? तो ऐसा भी अप्रोच हो सकता है। तो ये हर टेस्ट में रहेगा, वेदर आई रिमाइंड और डू नॉट रिमाइंड, यू शुड नो। डे 1 में मैंने बता दिया, करेक्ट। कुछ चीजें डे 1 से क्लियर रखना चाहता हूं आपके मेरे बीच में, ताकि ये सब बातों को लेके कोई कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद दूसरा सवाल 5 नंबर का, वो भी जिस चैप्टर से रहेगा, हम वहां तक पहुंचेंगे तब इस बात का जिक्र करेंगे। ये प्रैक्टिकल्स रहेंगे दोनों, तो इसका मतलब ये यहाँ सॉल्व करने वाला रहेगा दोनों क्वेश्चन, 1 का ए बी 1 का बी बी, तो 15 मार्क्स पूरे प्रैक्टिकल। उसके बाद आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, 10-10 मार्क्स के। इसके अंदर ब्रेकअप हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी रहे, 3 में ए बी सी रहे, वो ब्रेकअप कैसा भी हो सकता है। टोटल ओवरऑल 10 मार्क्स का रहेगा, हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। और ये 3 क्वेश्चन में आपको कोई भी 2 सॉल्व करना, मतलब 10 मार्क्स का ऑप्शन भी मिलेगा। और क्या चाहिए आपको लाइफ में? ऑप्शंस। 3 है, 3 में से आपने 2 सेलेक्ट करने, एनी 2 आउट ऑफ 3। इसका मतलब जीएसटी का पेपर कितने का होता है? 60 मार्क्स। 60 में यू नीड टू सॉल्व 50, 50 में भी 15 एमसीक्यू, 35 मार्क्स। 35 मार्क्स में भी मैंने आपको बता दिया पहले 15 नंबर कहां कहां से आएंगे, फिक्स है। तो उसके बाद 2 क्वेश्चन, मतलब टोटल 3 तो क्वेश्चन आपने सॉल्व करने, फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन और उसके बाद 2 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन के लिए 15 चैप्टर पढ़ने, आप सिर्फ 3 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। दैट्स व्हाई से कई बार इनजस्टिस होता है, एग्जाम में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आएगा जो आपने सॉल्व करना है। तो बोलो क्या गड़बड़ी कर लोगे उसमें? उसमें भी पहला क्वेश्चन मैं बता चुका किन चैप्टर से आएगा, 15 में से 2 चैप्टर से आएंगे, एक पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर नंबर 5। धीरे धीरे सब पहुंचेगा आप तक, बस अब वो क्वेश्चन नंबर बताना बाकी है कि उस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन नंबर है। बट जब ये आएगा तो सोचिए 15 नंबर उसमें भी फिक्स हो गए, तो 2 क्वेश्चन की तो तैयारी करनी है, बाकी तैयारी क्या करनी है? तो आप बोलो, अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको एमसीक्यू का टारगेट दे दिया, 15 में 14 भी नहीं चाहिए मुझे, 15 में तो 15 चाहिए, इसमें 35 में 15 आप पूरा पाएंगे। चलो 1-2 नजर ना लगे उसका नंबर काट दूं, कितना स्कोर करना है आपने। उसके बाद
यानी सोचिए, व्हाट द टारगेट 50 में। चलो आप बोलो कितना उम्मीद करते हो जीएसटी में लाने का? 25 तो आप मुझसे नहीं पढ़ो तो भी ले आओगे बालक। बोलो इंटर लेवल। मैंने आपको पूरा 50 मार्क्स का हिसाब किताब दे दिया है। हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट? 3 क्वेश्चन है, सॉल्व करने हैं। बता चुका पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से, दूसरा तीसरा भी बता सकता हूं, लेकिन अभी बताऊंगा तो आपको समझ आएगा नहीं, तो वो समय रहते बताऊंगा। बोलो, जब आपको एट द एंड जीएसटी क्लास जब अपनी खत्म हो एंड यू नो, तो फिर कितना पाने का सोच रहे हैं आप? जो बोलो वैसा टारगेट सेट कर दूं और हर बैच फिर वैसी ही चलती है। आपसे पहले वाले लोगों ने भी डिसाइड किया था कि सर इतना स्कोर करना है, फिर पूरी क्लास बस उस टारगेट को अचीव करने के लिए की जाती है। तो आप बोलिए आपकी बैच के लिए टारगेट क्या रखना है? हाँ, मिनिमम। आपने जो आपके दिमाग में चल रहे हैं लिखा रहे हैं, मैंने पेन छुआ, ये आपके दिमाग का है, आपने दिमाग में जो सोचा वो यहां लिखा गया है। क्लासेस में ऐसा भी होगा कि कई बार चीजें ऐसी अपडेट होंगी ऑटोमेटिक, एआई, करेक्ट, तो हम एआई का भी यूज करेंगे। ऑटोमेटिक इनसाइट्स, क्या आपके दिमाग में जो चल रहा है, अब आप सोचिए, आप अगर कुछ भी ऐसा सोचे सब इधर छप जाएगा, और इधर छपा मतलब समझ जाओ किसके दिमाग में, धीरे धीरे मैं वहां तक भी पहुंच जाऊंगा कि इस बच्चे के दिमाग में चल रहा था। तो आप सोच समझ के मेरी क्लास में इधर उधर सोचिएगा। बोलिए 48 से 50 मिनिमम। क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं सर, मतलब एक गलती हुई है आपसे सर, ये मैक्सिमम बोलते हैं इसको। आई एम यूजिंग द वर्ड्स एप्रोप्रिएटली। ये मिनिमम है, मिनिमम। मैक्सिमम तो आप जितनी मेहनत करो, मैक्सिमम तो आप जितना चाहो, बट मिनिमम 48। मैं तो 48 भी नहीं लिख रहा था, लेकिन कुछ एक दो बच्चों ने बोला सर हमारा भी ख्याल रखो, एक दो तो हम गलती करेंगे ही, आप जानते हो, तो फिर उस दिन से मैंने एक रेंज रखा 48 टू 50। बट दैट्स अचीवेबल, दैट्स अचीवेबल ट्रूली एंड फुल्ली। आपसे पास्ट में भी कई बच्चों ने अचीव किया, देयर इज नो रीजन कि क्यों आप नहीं कर सकते। तो आप टैक्स के पेपर को पास होने की चिंता करते हैं? पास तो अकेला आपको जीएसटी करा रहा है, क्या समझ रहे हैं आप? जब मैं आपको ये टारगेट दे रहा हूं, तो पास तो अकेला आपको जीएसटी का पेपर ही, टैक्स का पेपर पास करा दे रहा है, तो मतलब सर इनकम टैक्स की क्लास छोड़ दें? ऐसा बोलना मत, करेक्ट। तो कहने का मतलब कि इनकम टैक्स आपको ग्रुप 1 पास कराता है, टैक्स का पेपर तो अकेला आपको जीएसटी पास करा देगा। तो इनकम टैक्स ऐसा तो नहीं है कि इनकम टैक्स में कुछ स्कोर नहीं करोगे, सर भी तो टारगेट देंगे अपनी क्लास में, और अगर सर अपनी क्लास में टारगेट देंगे उसमें जो भी स्कोर किया, मतलब सोचिए आपके नंबर, सोचिए क्यों इस लिस्ट में नहीं आएगा, जरा आप मुझे बताइए। गिव मी वन रीजन कि क्यों आप इस लिस्ट में नहीं रहेंगे। आपके सामने टारगेट है टू अचीव द 90s मार्क, 48 से 50 में ला रहा हूं, बाकी सोचिए आपको लाना है, तो इट्स फुल्ली अचीवेबल। तो आपने टैक्स का पेपर पास होने की चिंता के लिए पढ़ना ही नहीं है, पास अकेला आपको जीएसटी करा देगा गारंटीड। तो फिर आप जो टैक्स पूरा पढ़ोगे, ये ग्रुप 1 या इफ यू आर गोइंग फॉर बोथ ग्रुप, तो दोनों ग्रुप पास कराने में मदद करता है। क्योंकि कोई ना कोई तो पेपर होंगे ना ऐसे, जिनको ऐसे हाथ पकड़ के ऊपर खींचने की जरूरत होगी। अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है अब आपको कि जिस सब्जेक्ट में गिरते हो तो कोई दूसरा सब्जेक्ट ही हाथ पकड़ के ऐसे उठाता है, और इत्तेफाक से वो दोनों सब्जेक्ट किसके होते हैं वो आप जानते हो, ठीक? तो गिराया भी तू नहीं, उठाया भी तू नहीं, ऐसे कंसेप्ट पे आप चलते हैं। तो सोचिए, और खास तौर पे इनकम टैक्स अलविदा होने वाला है, आइडिया है कुछ? अलविदा होने वाला है। जैसे आज से 1-2 साल पहले जब फाउंडेशन नया सिलेबस आया, तो एक सब्जेक्ट होता था जो आप अभी इकोनॉमिक्स के साथ ईएफएफ पढ़ते हो, पहले इकोनॉमिक्स के साथ कॉम्बिनेशन होता था बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, वो सब्जेक्ट होता था, वो सब्जेक्ट अलविदा होने वाला था। तो मैंने ऐसी बातों बातों में बच्चों को बोल दिया,
देखो अलविदा हो रहा है, या लास्ट टाइम यू विल बी द लास्ट वन गिविंग द एग्जाम। अगर लास्ट वन गिविंग द एग्जाम है, क्यों ना कुछ ऐसा नंबर स्कोर कर दिया जाए कि आईसीआई भी बोले भाई आखिरी अटेम्प्ट में बच्चे ने इस सब्जेक्ट को अलविदा भी, मतलब फेयरवेल भी जबरदस्त तरीके से दिया। तो बच्चों ने बोला बोलो सर कितना मार्क्स लाना है आप बोलो। मैंने बोला कितने का पेपर है, बोले 100। मैंने बोला 99। बोले सर 100 क्यों नहीं? नजर लग जाती, नजर लग जाती। मतलब 99 लाना है, अपने को ज्यादा लालच नहीं करना नंबर का, 99 मार्क्स लाना है, ताकि याद रहे कि हमने उस पेपर की एंडिंग एक 99 नॉट आउट से करी। हाईएस्ट स्कोर 99 दैट अटेम्प्ट। अब बोलो जो बच्चा 99 ला सकता था, क्या वो 100 नहीं ला सकता था? जो 99 जिसने लाया, क्या वो 100 नहीं ला सकता था? ला सकता था, पर क्यों नहीं लाया? क्योंकि उसको बात याद थी ना। तो उसने बोला सर आपने बोला था इसलिए मैं 100 नहीं लाया, जबरदस्ती पूरे ऑल ओवर इंडिया नजर लग जाती और सब बोलते कौन है ये 100 मार्क्स लाया और पढ़ा किससे है। तो मैं बोला रहने दे, वो सब अपने को नहीं करना है, ठीक। तो वैसा सब अपने को चाहिए नहीं था, तो इसलिए ही एंडेड अप 99। तो जब टारगेट्स होते हैं तो आप उसको अचीव करने के बारे में सोचते हैं। मैंने फाउंडेशन लॉ में 80 बोला, तब तो आप 69-70 तक पहुंचे। तो जी मैं अगर बोलता है पास होना है, तो सोचो फिर सबके सब फाउंडेशन रिपीटर बैच बैठ रहे होते ना। तो टारगेट्स होता है तब आप उसकी तैयारी के बारे में सोचते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आज ही टारगेट अपन ने सेट कर लिया है, जीएसटी का टारगेट मैंने दे दिया और ये टैक्स का टारगेट है, सब कुछ आपके सामने। डेली दिस शुड गिव यू द रिमाइंडर कि बस इस लिस्ट में पहली लाइन जो है, पहली लाइन, इन सबको सेकेंड लाइन में शिफ्ट करना है। आप समझ गए जो मैं बोलना चाह रहा हूं? पहली लाइन वालों को सबको सेकंड लाइन में शिफ्ट करना है, क्योंकि पहली लाइन तो सितंबर 26 की रहनी चाहिए सर। चलो देख लेते, आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी दी है तो अब देख लेते। तो इस तरीके से आपका जीएसटी का पेपर पूरा चलने वाला है। बोलो इतनी बातें क्लियर? यस और नो? यस। इस बुक की खासियत में मैं बता चुका हूं आपको, बुक आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे। तो 2 वॉल्यूम में बटा रहेगा आपका ये बुक, जिसकी ऑब्वियसली अभी हम शुरुआत कर रहे हैं वॉल्यूम 1 से। इसके अंदर आपको 7 चैप्टर्स मिलेंगे और उसके बाद सिमिलरली वॉल्यूम 2 में 8 चैप्टर्स मिलेंगे। इस तरीके से आपका 15 चैप्टर रहेगा, ठीक। और इन्हीं 15 चैप्टर से आपके पूरे 50 नंबर आने वाले हैं। कुछ शुरुआत करें। शुरुआत करने से पहले एक आखिरी चीज जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कौन सी बुक आपने पढ़ना है और कौन सी बुक नहीं पढ़ना है, अपने आप को कितना अपडेटेड रखना है और कितना अपडेटेड नहीं रखना है। क्योंकि आप इंटर लेवल के बोथ ग्रुप है तो 6 पेपर उठा के देख लीजिए, सिंगल ग्रुप है तो 3 पेपर उठा के देख लीजिए, कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो बदलता है। इसका मतलब आपने अकाउंट्स एक बार जो पढ़ लिया वही रहता है, क्या अकाउंट बदलता है? ऐसा है क्या फाउंडेशन में अकाउंट्स की एंट्री कुछ और थी, इंटर में आके अकाउंट्स की एंट्री कुछ और हो जाएगी? एंट्री तो जो सीखी थी फाउंडेशन में वही है, करेक्ट, इट डज नॉट चेंज। सेकेंड, लॉ। लॉ भी कोई इतना फ्रिक्वेंट, जो लॉ आप पढ़ रहे हो आपके सिलेबस में, आपने देखा, आपने कंपनी लॉ पढ़ा, मेन आपका इंटर लेवल पे कंपनी लॉ है, तो कंपनी लॉ क्या इतना बार लगातार बदलता है क्या? जो बन गया एक बार लॉ बन गया, तो आपको बस वो चीज को पढ़ना समझना है, वो इतना जल्दी बदलते नहीं। पर टैक्सेशन यही तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे देयर इज नथिंग कॉल्ड एज पास्ट एग्जाम। पास्ट एग्जाम क्वेश्चन तो हो सकते हैं, उसके आंसर तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते। कारण, क्योंकि वो जब सवाल आया होगा उसका जवाब उस समय के कानून के हिसाब से रहा होगा, पर वो सवाल आ जाएगा तो आज उसका जवाब कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि टैक्स ही तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर समय बदल जाता है, अपडेट हो जाता है, और जब अपडेट होता है तो आपको भी उसके हिसाब से अपडेट रहना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। और कहां तक की अपडेट आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट होती है? तो आपका जो भी एग्जाम होता है उससे 6 मंथ्स प्रायर तक की अमेंडमेंट एप्लीकेबल होती है। तो 6 महीना पहले, तो आपका एग्जाम कब है? सितंबर 26, तो ये देख लीजिए, तो सितंबर 26 से अगर आपका एग्जाम, कोई भी बुक जब आप पढ़ते हैं, कल को आईसीआई का स्टडी मटेरियल भी आए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ तक की चीजें देखनी है, उसके बाद का नहीं देखना है और उससे पहले का पुराना भी नहीं देखना है, सिर्फ जो काम का है वहीं तक का देखना है। तो सितंबर 26 है, तो इसका 6 मंथ्स प्रायर आप देखेंगे तो वो होगा फेब।
फेब 26। तो फेब 26 तक जो भी चेंज होगा वो सारे चेंजेस आपके सिलेबस पे अप्लाई होंगे, सारे चेंजेस आपके सिलेबस पे अप्लाई होंगे। तो इसका मतलब टिल 29 फेब 2026 तक के चेंजेस आपके एग्जाम के लिए, जीएसटी के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होते हैं। मतलब सोच लीजिए, और आज चल क्या रहा है, आज चल क्या रहा है, नवंबर 25। तो मतलब सर हम तो आउटडेटेड चीज पढ़ रहे हैं, हमारे एग्जाम में फेब 26 तक का है। तो अब दो रास्ते हैं आपके सामने, मैंने डेमो में भी आपको सोचने का वक्त दिया था कि अगर फेब 26 तक के चेंजेस है और आप पूरे चेंज और अपडेटेड चीज पढ़ना चाहते हो, तो एक ऑप्शन है कि फेब 26 जान दो, क्योंकि तब उसके बाद ही पता चलेगा क्या क्या चेंजेस है। फेब 26 जान देते हैं, फिर आप एक आध हफ्ता मुझे भी दोगे कि जो भी चेंज हुआ है आपके हिसाब से अपडेट करने के लिए, ठीक। तो 7 मार्च 2026 तब अपन क्लास चालू करते हैं, अपडेटेड फॉर योर अटेम्प्ट। और फिर क्लास चलने में भी तो कुछ समय लगेगा, तो फिर क्लास चलेगी कब तक, अगस्त 26, एग्जाम सितंबर 26, जाके सीधा एग्जाम दे देना। एक अप्रोच ये होती है, उसमें आप पूरा अपडेटेड पढ़ोगे। दूसरा अप्रोच कि हम आज से क्लास चालू करें, पढ़ना चालू कर दे, और पढ़ना चालू कर दे तो क्या फेब 26 से पहले हमारी क्लास खत्म हो जाएगी क्या? कोई ऐसा तो सोच के नहीं बैठ रहा ना यार, फेब 26 तक मेरा पूरा क्लास खत्म, पूरा अपडेटेड, 2 बार रिवीजन। हाँ, मई अटेम्प्ट देना है, सितंबर देना है, तो फेब तक क्लास तो खत्म होगी नहीं। इसका मतलब तब तक क्या चेंजेस है वो भी आ जाएगा। बस फर्क क्या रहेगा, वो चेंजेस मैं आपको क्लास में तो ऑलरेडी सिखा चुका रहा हूँ, पर वो बात एज अ टेक्स्ट आपके पास नहीं होगी। ऑलरेडी ये बुक कहां तक की अपडेटेड है, 31 अक्टूबर 25, जैसे मैंने बोला, मतलब इतनी लेटेस्ट बुक आपको मिल रही है अपडेटेड, 31 अक्टूबर, कल की बात है। तो 31 अक्टूबर तक के जो चेंजेस है वो तो अप्लाई हो चुके, वो पूरे आपके बुक में है। तो अब 1 नवंबर से 29 फरवरी, यानी क्या, नवंबर दिसंबर जैन फेब, 4 महीना, 4 महीना आपसे अच्छा और कौन समझता है। ये 4 महीने की जो डिटेल है, अगर इस दौरान जो भी चेंज हुआ, इस दौरान जो भी चेंज हुआ वो क्लास में, तो मैं आपको वैसे ही समझा दूंगा। जब क्लास में पढ़ाऊंगा तो आउटडेटेड चीज थोड़ी पढ़ाऊंगा, क्लास में तो सीधा टू द पॉइंट अपडेटेड चीज, जो हम कल तक भी चेंज हुआ होगा और आज की क्लास में डिस्कशन करना होगा, तो वो चेंज्ड चीज जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है वही पढ़ेंगे, उतनी अपडेटेड चीज पढ़ेंगे। बस फर्क ये रहेगा कि वो टेक्स्ट में आप बोलोगे सर कहां लिखा हुआ है, तो मैं बोलूंगा वो लिखा हुआ नहीं है, और मैं बता रहा हूं। तो फिर सर हमको लिखा हुआ कब मिलेगा, तो वो सारा लिखा हुआ एक साथ आपको एट द एंड मिल जाएगा कि क्या क्या चेंज जो आपकी बुक में नहीं था वो आपको होगा। तो हार्डली क्या होगा, एक क्लास एक्स्ट्रा होगी आपकी, एक क्लास एक्स्ट्रा। दो चॉइस है, वेट फॉर फेब टू गो बाय एंड स्टार्ट फ्रॉम मार्च, उसमें फिर एक क्लास एक्स्ट्रा नहीं लगेगी, हाँ लेकिन अटेम्प्ट 2-4 एक्स्ट्रा लग जाएंगे, पर क्लास एक एक्स्ट्रा नहीं लगेगी। और एक होता है कि हम आज से ही चालू करें और वो एक क्लास एक्स्ट्रा वो भी जरूरत पड़ेगी, तो क्यों, क्योंकि सारे चेंजेस तो मैं आपको क्लास के दौरान ही समझा दूंगा। कई बार जीएसटी की क्लास में प्रैक्टिकली ऐसा भी होगा कि मैंने आज आपको समझाया, सुबह मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, और शाम को कोई गवर्नमेंट की मीटिंग हुई और उसमें जीएसटी बदल दिया वो चीज का, ऐसा भी हो सकता है, इतना डायनामिक लॉ है। तो उधर शाम को बदल गया तो अगली क्लास आके फिर मैं आपको बताऊंगा, देखो वो चीज जो पढ़े थे ना, भूल जाओ उसको, वो बदल गई है, ऐसा भी हो सकता है। तो ईच एंड एवरी क्लास विल गिव यू सम न्यू इनसाइट्स, ऐसे भी बदलाव होते रहेंगे, ऐसे पास्ट में भी हुए। तो देयर इज नो रीजन कि क्यों आपकी बैच में नहीं होगा। हर बैच में एक ना एक किस्सा ऐसा होता है जहां पे जो मैंने पढ़ाया और सुबह पढ़ाया और शाम को बदलाव हो गया, और फिर अगली क्लास में फिर वो अपन ने रिवीजन कर दिया, क्यूम्युलेटिव, करेक्ट। तो इस तरीके की चीजें भी आप यूज टू हो जाइए। जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन जब हम पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली एक बुक जिसके साथ आप रहेंगे, ये बुक की खासियत मैंने आपको बताई थी कि कुछ इसकी कोडिंग्स है, जब बुक आप तक पहुंचेगी थोड़ा आप सेल्फ इंटरेस्ट डेवलप करेंगे तो अपने आप आपको भी समझ में आ जाएगा कि बुक को पढ़ने का तरीका क्या। तो उसमें कुछ कलर कोडिंग्स हैं जिसका इस्तेमाल किया गया है आपको यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, रीडर फ्रेंडली बोल लीजिए, स्टूडेंट फ्रेंडली बोल लीजिए, कि कुछ कानून की बातें जो हैं जिसको अपन बोलते हैं बेयर एक्ट,
तो जितने भी बेयर एक्ट की वर्डिंग है वो आपको ऐसे कलर से मिलेगी। ये मतलब ये लीगल वर्डिंग्स है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू चेंज दिस वर्डिंग्स। जहां आपको बिल्कुल जो है लॉ वैसा लिखना है तो ऐसी चीजें आपको ऐसे कलर में मिलेंगी। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स आप देखोगे सारे के सारे इस कलर में मिलेंगे। जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको ऐसे मिलेंगे, जो भी एमसीक्यूज है वो ऐसे मतलब सब चीज आप देखिए। जब मतलब कलर आए आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए क्या चीज होगी, ये कलर मतलब ये चीज है। तो इस तरीके की बातों का भी ध्यान रखा। और ये सब क्यों रखा गया? सिर्फ इस पन्ने की वजह से, जिसका यूज आप जानते हैं। करेक्ट। तो आपने फाउंडेशन में बताया था, आपने बोला आपके जूनियर्स को मिला, आपने जो बोला इससे ज्यादा मुझे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे ज्यादा फर्क पड़ता जो आप लिखते। 5 चीजें जो आपको पसंद आई, अक्सर बच्चे इसमें लिखते हैं, चलो वो तो ठीक है, वो आपका प्यार है, लेकिन मेरा ज्यादा फोकस इस पे रहता है कि यहां क्या लिखा और ज्यादातर लोगों ने क्या लिखा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसा नहीं है कि ये पन्ने खाली कलेक्ट करने के लिए लेता हूं। एवरी सेकेंड अटेम्प्ट इज समथिंग बेटर देन द फर्स्ट अटेम्प्ट, अपार्ट फ्रॉम एग्जाम्स, बस एग्जाम्स को छोड़ के। तो हर सेकेंड बुक इज बेटर देन द फर्स्ट बुक। तो यूं समझ जाइए आपके इंटर वालों ने भी ऐसा कुछ बोला होगा, एक बेटर वर्जन आपके पास पहुंच, अपडेटेड वर्जन पहुंच। तो आप धीरे धीरे बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस बुक के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, बस ये बुक को आप अपना बना लीजिए। इफ यू आर एबल टू डू दैट, तो वो जो टारगेट आज अपन ने आज की क्लास में सेट किया है वो टारगेट अपना है। तो एक बुक रहेगी। इसके अलावा दूसरी चीज जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, दूसरी चीज जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा टॉपिक रहेगा अपना, तो हर टॉपिक को ये अपना पढ़ने का तरीका रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपना एक चैप्टर है, दिस इज चैप्टर नंबर 2, पढ़ेंगे तो जब पढ़ेंगे तो ये अपना कुछ पढ़ने का तरीका रहेगा। इससे भी आप रूबरू हो चुके हैं, ये सब आपके लिए कुछ नया नहीं है। करेक्ट। बस फर्क ये है, फाउंडेशन में ऐसा रहता था, यहाँ पे थोड़ा सा कंप्यूटर का इस्तेमाल ज्यादा किया गया, ठीक, बट ये हमारा पढ़ने का स्टाइल रहेगा। और ये जो चीजें होंगी, नीडलेस टू रिमाइंड, 2 स्क्रीन चलेगी आपके सामने, एक तो बुक, दूसरी ये स्क्रीन। बुक चलेगी वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जब ये स्क्रीन चलेगी तो ये क्या है, हर टॉपिक को पढ़ने का, समझने का, अंडरस्टैंड करने का अपना तरीका है। जैसे मान लो सप्लाई चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें अपन ने कुछ भी सीखना है तो ऐसा कुछ चार्ट फॉर्म कुछ भी ऐसा ऐसा चलेगा। और जब ये चलेगा तो आपने क्या करना है, बस नया कुछ नहीं, जो आप करते आए हो उतना ही करना है। ये सब आपको नोट करके दे। चल लेकिन ये भी तो हमको बुक बना के ऐसे मिल सकता है ना, प्रिंट आउट, समरी, प्रिंट आउट, तो बिल्कुल आपको मिलेगा। जैसे मैंने आपको फाउंडेशन में प्रोवाइड किया था वैसे ही आपको इंटर में भी मिलेगा। सर फाउंडेशन में आपने दिया ही कहाँ था, समझ आ गया? बस इंटर में भी वैसे ही मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा, यू नो दैट। सब आप ही का है पर मिलेगा कुछ नहीं, सब लेके जाना है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, जो आएगा वो सब आप ही का है। ऐसा तो नहीं है मैंने स्क्रीन छुपा के रखी हुई, ये आपका है, आप लेकर जाइए उसको घर। ये उम्मीद मत करिए कि मैं ऐसे दूंगा आपको, कारण इंटर किसने पढ़ना है, पास किसने होना? मैंने, मैं तो हो चुका। पास किसने होना है? आपने। तो बोलो मेहनत किसने करनी है? दोनों ने। मैं तो कर चुका, मैं तो रिवीजन बना चुका, अब आप बनाओ। तो आपने भी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड द रीजन व्हाई आई से सो, उसके पीछे भी एक कारण है। ये चेंज पहले मैं एक आध बैच में ये भी देके देख चुका हूं, बट द चेंज व्हाट आई ऑब्जर्व कि प्री कोविड और पोस्ट कोविड ये समस्या अक्सर कोविड के बाद आई। क्योंकि जब कोविड में बैच ली गई तब तो आप जानते हैं मजबूरी थी, सब कुछ देना था। वैसे तो आपने मतलब कोविड में आप कौन सी क्लास में थे? हैं? एक मिनट, जब एग्जाम नहीं हुआ तब आप 8th में थे?
कोई बात नहीं, मैंने 7th में था मैं। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे ठीक है, तो अपना रिलेशन वैसा ही है, 1 आध साल ही का ही गैप है, आप बड़े हैं, बाकी अदर देन दैट। तो वो जो कोविड का बैच था, आप सोचिए कोविड से पहले पढ़ाई कैसे होती थी? क्या ऐसा कोई ऑनलाइन कंसेप्ट उतना, मतलब होता तो तब भी था, पर क्या इतना होता था क्या? नहीं। तो आपका पढ़ने का तरीका क्या होता था? आप क्लास में बैठते थे, इधर टीचर बोल रहा होता था, मैडम बोल रही होती थी, सर बोल रहे होते थे क्लास में, आपका हाथ बराबर कॉपी में चल रहा होता था, कान बराबर सर मैडम क्या बोल रहे हैं उसको सुनाई देता था, आंख से बराबर दिखता था, मतलब मुंह कान आंख नाक दांत सब बराबर चलते थे, सारे बॉडी पार्ट्स प्रॉपर फंक्शन करते थे। उसके बाद आई कोविड बैच। अब कोविड बैच में आप जानते हैं फिजिकल तो कुछ रहा नहीं, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन बैच हुआ, अब सब बच्चे ऑनलाइन जुड़े। सबसे पहली समस्या, वीडियो ऑफ, वीडियो ऑफ। अब टीचर पढ़ाए, बच्चा अंदर मस्त अपने हॉल में घूम रहा है वीडियो ऑफ करके, पढ़ रहा है कि नहीं यार, देखो तुरंत वीडियो ऑन हुआ। तो फर्स्ट फीचर कि जो ऑनलाइन भी जुड़े हैं, जुड़े ऑनलाइन है, पर ये मत सोचिएगा कि आपको कोविड का फायदा मिलेगा, आपका वीडियो क्लास चल रही है तब तक ऑन रहना चाहिए, वरना कब आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। तो वीडियो ऑन रहना चाहिए। अब उस दौरान भी, अब सोचिए सर ने कुछ भी पढ़ाया, फिर ऐसा कोई स्क्रीन चली, अब उन्होंने बनाना पड़ता है, तो क्या आदत है, पॉज, ले सर को रोक दिया, अगर रिकॉर्डिंग क्लास थी तो फिर उसको बना रहे, और लाइव क्लास थी तो सर 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 2 मिनट रुकिए, अभी बनाना है प्लीज। सर ने बोला चलो ठीक है, अब क्योंकि स्क्रीन से देख के बनाना थोड़ा आपको समय लगता, तो अब आप उसको बनाते थे। या कई बार आप बोलते थे सर वो हमने सुनने पे फोकस था तो बना नहीं पाए, आप अगर उसका पीडीएफ भेज दो तो ठीक है, हो जाएगा, मैं प्रिंट घर से निकाल लूंगा, मिलना तो है नहीं अपने को। तो सर ने बोला चलो अब ठीक है, बच्चा कोविड है, रीजन है, ठीक है, सर ने उस समय शेयर कर दिया। तो वो तो मजबूरी थी, लेकिन आपने उसको गांधी जी बना दिया, और आगे उसको पार्ट ऑफ फीचर बना दिया अपनी क्लास का। क्या क्या उसके बाद की जो क्लास हुई, जब वापस से कोविड हटा और ऐसे बच्चे आके वापस इन बेंचेस में बैठना चालू किए, तो उसके बाद की जो अगली बैच थी, दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग बैच। क्यों? क्योंकि फिर आप कैसे बैठते थे, फिर ऐसे आप क्लास में आए, अब तो फेस टू फेस है, इसमें वीडियो ऑफ का कोई ऑप्शन ही नहीं होता, फेस टू फेस बैच में वीडियो ऑन ही रहता है सबका। अब आप क्लास में बैठते हैं, अब मैं पढ़ा रहा हूं क्लास में, मैंने ये सब चार्ट भी पहले नहीं बने थे, पहले ऐसे बनाते थे, अब ये बना रहा है, बच्चा ऐसे सुन रहा है, हाँ बोलो बोलो सर आप बोलो, पहले वो पूरा सुनने का काम करता, फिर पूरी चीज खत्म हो गई, अब मैं अगले टॉपिक पे जाने वाला होता हूं तो बच्चा बोलता सर 2 मिनट पॉज, अभी लाइव क्लास को तो पॉज नहीं कर सकता, मैंने बोला क्या पॉज रे, तो बोले सर वो लिख नहीं पाए 2 मिनट, और ऐसा बोलने वाले एक नहीं, आधे से ज्यादा क्लास होती थी, क्यों? क्योंकि सब कोविड डाले थे ना। बोला अब सबका रुका हुआ है तो चलो ठीक है, रोकना पड़ेगा। मतलब सोचो, जो चीज मुझे 1 घंटे में पढ़ानी थी, अब आप पहले आता था पढ़ाते थे, साथ साथ लिखा भी जाते थे, आप समझ भी जाते थे, सब कुछ 1 घंटे में सब कंप्लीट हो जाता था सारी क्लास। अब क्या होता था, वही 1 घंटे की क्लास आप 1.5 घंटे पौने 2 घंटे में कर रहे हो, मतलब फिर ठीक है 4 महीने का कोर्स मुझे 8 महीने का कर देना चाहिए सीधा सीधा। और अब क्या हो रहा है, अब एक टाइम में एक ही बॉडी पार्ट काम करता है, जब आंख काम करती है तो हाथ काम नहीं करता, जब हाथ काम करता है तो दिमाग काम नहीं करता, जब दिमाग काम करता है तो आंख काम नहीं करती। तो ये कौन सी समस्या आ गई कोविड की? तो बच्चा पहले जब सर समझा रहे हैं तब ऐसे पूरा सुनते रहेगा, लिखेगा कुछ नहीं, क्लास में मुझे कोई ऐसा बैठा हुआ नहीं मिलना चाहिए। वो तो कोविड का अगला बैच था, इसलिए वो बच्चे माफ हो गए, उसके बाद के सारे बच्चे साफ हो गए। तो आपने, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, तो उसमें मैंने ये समरी शीट बांटी, उनको पता था सर तो ये सब दे ही देंगे, तो क्यों बनाना मेहनत करना, तो वो बस पूरी क्लास आते थे 1 घंटा, हाँ बोलो बोलो सर बढ़िया समझ में आ रहा है, समझ सब बढ़िया आता था, समझ तो तेरे को ईएफएफ भी बढ़िया आता था, इतना समझाता था देख सवाल ऐसे रहेंगे क्यों चिंता करता है, पर तुझे उस वक्त मेरी बातों पे भरोसा नहीं होता था, अब तो आप एग्जाम दे के आ गए ना, एंड नाउ यू नो। हर चीज का एक समय होता है बात को साबित करने का, तो बाकी आप समझदार हैं। तो
यहां पे ये ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं चलेगा। उस दिन वो आखिरी बैच थी, कोविड के बाद की पहली और आखिरी बैच, जिसमें वो शीट मैंने बांटी थी। उसके बाद खत्म, कोई शीट नहीं बटेगा। जिसको ले जाना है सब क्लास में है, एवरीथिंग विल बी रनिंग ऑन द स्क्रीन, और 1 घंटे में ही मुंह का नाक नाक दांत सब चलने चाहिए, मुंह बस नहीं चलना चाहिए। बाकी हाथ पैर आंख सब बराबर एक साथ, ऑल बॉडी पार्ट शुड फंक्शन। यहां जितने भी बैठे हैं सबके सब बॉडी पार्ट बराबर फंक्शन करते हैं, है ना। मतलब ऐसा कुछ वो नहीं बात कर रहा हूं मैं, बट यू नो दैट, यू नो दैट। तो आगे बात समझे। तो ये सब पूछेगा मत मुझे कि सर ये अपने को कब मिलेगा, ये कुछ नहीं मिलेगा, ये सब आपको लेके जाना रहेगा। तो जब भी ये स्क्रीन चले मैं रिमाइंड भी ना कराऊं आपको कि आपको लिखना है, ये आपको लिखना है, बनाना है, अगर वो टारगेट को अचीव करना है। ठीक, तो ये क्लास में ये 2 चीजें चलेंगी, ये भी मैंने आपको सिखा दिया। ठीक, तो बोलो मैं आपके लिए एक बैच बना दूं। कौन सी बैच लिखूं? सितंबर 26 आपके नाम पे एक कर दूं चैनल, आगे ना। चैनल से याद आया, आपको एक टेलीग्राम चैनल शेयर किया गया है, आगे ना। यस, तो एक लिंक शेयर की गई है, ऑलमोस्ट हर टीचर ने भेजी होगी। तो मैं जीएसटी की बात कर रहा हूँ आपसे। तो जीएसटी के अपने 2 चैनल्स होते हैं, जिसमें अभी मैंने आपको पहला चैनल का लिस्ट भेजा है। ये क्या है? दिस इज द कॉमन चैनल फॉर जीएसटी। कॉमन चैनल फॉर जीएसटी, चाहे आप देखें इसमें कोई भी अटेम्प्ट का बच्चा हो, किधर का भी हो, इसमें जीएसटी से जुड़ी हुई कॉमन बातें और कॉमन अपडेट्स, ऐसे कुछ इंसाइटफुल्स आते रहते हैं। मतलब केवल क्लास की बात नहीं होती इसमें, एक कॉमन अपडेशन ऑफ जीएसटी नॉलेज भी होता है। समय समय पे बीच पे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, कई चीज़ों की तैयारी हो सकती है। तो एक आपका आएगा कॉमन चैनल। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो वो लिंक ऑलरेडी आपके ग्रुप में शेयर्ड है, तो आप उसमें जुड़िए। सेकेंड आएगा जो अभी बनाऊंगा मैं आपके लिए, विच विल बी डेडिकेटेड टू दिस पर्टिकुलर बैच ओनली। उसमें अपना क्लास का डिस्कशन चलेगा। जैसे मान लो क्लास में कोई चीज मैंने पढ़ाई, मान लो कोई क्वेश्चन दिया, अब वो आपने सॉल्व करना है, फिर मैंने अगर कभी उसका आंसर भेजना है, या आप में से किसी का अच्छा आंसर रहा, वो आंसर मैंने शेयर करना है। आपने कोई और अच्छी समरी बना दी, ये तो क्लास चैप्टर समरी है, आपने 1 पेज समरी बना दी जो आप लॉ में करते आए थे, वैसा आपने जीएसटी में भी कर दिया। आपने बोला देखो सर, एक पन्ने में ऐसे 15 पन्ने, 15 चैप्टर, 15 पन्नों का जीएसटी, वहां तक जा सकता है अपना जीएसटी। ये 15 पन्ने एग्जाम में पढ़े और खत्म। तो आपने कुछ ऐसा किया तो वो सारी चीजें, वो सब वो चैनल का हिस्सा रहेंगी। तो उसका लिंक मैं आपको आगे भेजूंगा, बट अभी 1 लिंक इज ऑलरेडी शेयर्ड फॉर द कॉमन चैनल, तो उसका आपको हिस्सा बनना है। ठीक है, शुरुआत करें? यस और नो? पक्का तैयार है? यस। तो जब अपन बात कर रहे हैं, अपना पहला टॉपिक है जीएसटी इन इंडिया एन इंट्रोडक्शन। अब जीएसटी इन इंडिया एन इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला शुरुआती दिनों में अपने को कोई बुक की जरूरत ही नहीं है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी बुक। ठीक, लेकिन पूरा जीएसटी को हम समझ जाएंगे ऐसा कुछ पढ़ेंगे। तो जीएसटी इन इंडिया एन इंट्रोडक्शन ये अपना पहला चैप्टर है 15 में से। अब जीएसटी इन इंडिया एन इंट्रोडक्शन की अगर बात करते हैं, तो अब आप ये तो जान चुके कि 1 जुलाई 2017 वाज द लॉन्च डेट ऑफ जीएसटी इन इंडिया। आज जितने भी कानून आप पढ़ रहे हो उसमें सबसे लेटेस्ट कानून अगर आप कोई पढ़ रहे हो तो वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इससे लेटेस्ट अभी आज की तारीख में एज ऑन डेट तो आप कोई कानून नहीं पढ़ते। ठीक, कि पढ़ते हो? है कोई कानून 2017 के बाद का जो आप पढ़ रहे हो? नहीं है ना, पूरे फाइनल तक के सिलेबस में नहीं होगा। तो यानी समझ लीजिए दिस इज द मोस्ट लेटेस्ट, जब तक इनकम टैक्स 25 नहीं आ जाता, पर वो आपके सिलेबस के लिए अप्लाई नहीं होता अनलेस यू हैव डिफरेंट प्लान्स। मैं सितंबर 26 के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बट इफ यू हैव प्लान्स ऑफ सब्सिक्वेंट 4 मंथ्स तो बात अलग हो सकती। तो जीएसटी इन इंडिया एन इंट्रोडक्शन, 1 जुलाई 17 को जीएसटी आया, ये तो सब आप जानते हैं, लेकिन क्या नया सीखा? क्या नया सीखा? क्या जीएसटी को एक नाम से बड़ा फेमस किया गया था? एक नाम ऐसा दिया गया था जीएसटी को जो बड़ा फेमस चला। कैन एनीवन टेल व्हाट वाज दैट नेम? क्लास जो है मतलब सिंपल अप्रोच से चलेगी, 1 वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, मतलब प्रवचन मोड पे नहीं चलेगी क्लास, कम्युनिकेशन मोड पे चलेगी।
जिसका ज्यादातर समय मैं बोलूंगा, पर कभी कभी आपसे भी बोलवाऊंगा, तो टू वे कम्युनिकेशन होगा। हो सकता है अभी मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, कल को ऐसे बोल सकता बालक स्टेज में, ये वाला चैप्टर अपन ने पढ़ा था ना, फटाफट बच्चों को क्यूम्युलेटिव रिवाइज करा दे। सब हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल, यू नो दैट। तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 किस नाम से फेमस किया गया था जीएसटी को? एनी आइडिया? आप सही गलत, सही होना गलत होना इज सेकेंडरी फॉर मी, प्राइमरी है कि आप जवाब दे रहे हैं। आप गलत जवाब दे रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे फर्क पड़ रहा है जब आप जवाब नहीं देते, क्योंकि तब मैं फिर एक एक को पकड़ के पूछना चालू करता हूँ। तो कोई एक नाम आपको लगता है कि जीएसटी को और किस नाम से पुकारा जाता था? सोचे, कुछ सुना है ऐसा कभी, टीवी, न्यूज, पेपर? पेपर तो आप पढ़ते नहीं होंगे। डेस्टिनेशन, ओके, और? हाँ, कहाँ सुना ये नाम? टैगलाइंस। तो जीएसटी की एक बड़ी शानदार टैगलाइन दी गई, वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक कर। टैक्स का मतलब होता है कर, तो वी हैव वन नेशन वन टैक्स। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि जीएसटी जो आया उसको एक नाम दिया गया था, और वो नाम था वन नेशन वन टैक्स। कारण, आज जीएसटी से पहले प्री जीएसटी एरा में ऐसे कई प्रकार के टैक्स लगते थे, जैसे कि एक्साइज, वन ऑफ देम, जैसे कि सेल टैक्स यानी वेट, वन ऑफ देम, जैसे कि कस्टम्स भी आप बोल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं कस्टम्स वाज नॉट वन ऑफ देम, ठीक। एंट्री टैक्स, वन ऑफ द टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स, वन ऑफ द टैक्स। वेट जिसको आप बोलते थे, एंट्री लग्जरी टैक्स, ऐसे कई प्रकार के टैक्स लगते थे, ऐसे कई टैक्सेस पहले चलते थे। अब जीएसटी ने क्या किया, सोचिए जितने अलग अलग प्रकार के कानून है, हर कानून की अपनी अलग फॉर्मेलिटीज होती थी। सर्विस टैक्स की कुछ अलग फॉर्मेलिटी, एक्साइज की कुछ अलग फॉर्मेलिटी, वेट की कुछ अलग फॉर्मेलिटी, तो हर कानून की अपनी अपनी फॉर्मेलिटीज होती थी। एज अ बिजनेसमैन मुझे वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरा करना पड़ता था, अब मुझे उससे बचना है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जब व्यक्ति को टैक्स ही देना है तो इतने अलग अलग प्रकार के टैक्स क्यों, जब कंट्री एक है तो टैक्स क्यों ना एक हो। इसीलिए वन नेशन वन टैक्स कंसेप्ट पे आया क्या, जीएसटी, 1 जुलाई 2017। अब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी तो आया, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी तो आया, वन नेशन वन टैक्स के नाम से आया, पर उसी तारीख को क्या बोलते हैं जीएसटी की लैंग्वेज में, उसी तारीख को बोलते हैं अपॉइंटेड डे। ये आपने नया सीखा, अभी तक जो आप जानते हो वो बेसिक जानते हो, पर क्या नया सीखा वो समझिए कि 1 जुलाई 2017 को ही आपने क्या नाम दिया, अपॉइंटेड डे, कि दैट इज कॉल्ड एज अपॉइंटेड डे अंडर जीएसटी। तो कल को अब मैं क्लास में कभी भी अपॉइंटेड डे बोलूं तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि सर 1 जुलाई 17 की बात कर, क्योंकि दैट इज कंसिडर्ड एज अपॉइंटेड डे इन जीएसटी। अब इसे अपॉइंटेड डे तो बोला गया, पर 30 जून 2017, 30 जून 2017, ज्यादा पुराना बात नहीं करता, जिस दिन जीएसटी आया उसके एक दिन पहले, तो यू नो, भारत बंद था। भारत बंद, ऐसा कई बार होता है ना कि भारत बंद डिक्लेयर हो जाता है, मतलब ताला लग जाता है, कोई काम नहीं होगा उस दिन। सुना है कि नहीं सुना है आपने कभी ऐसा कि कभी कभी भारत बंद डिक्लेयर कर देते हैं? तो 30 जून 2017 भारत बंद डिक्लेयर था। लोगों ने पूछा रीजन, बोले ले जीएसटी आ रहा है 1 जुलाई 17 को। तो बोले कल जीएसटी आ रहा है तो आज भारत बंद कर रहे हो क्यों? बोले नहीं चाहिए जीएसटी, बंद करो जीएसटी। यानी सोचिए, मतलब पीपल वर नॉट इन फेवर ऑफ दिस लॉ। लोगों ने बोला बंद करो जीएसटी, गवर्नमेंट बोलती है कल आने वाला है, लॉन्च डेट है, इनॉग्रेशन होने वाला है, और बोले बंद करो जीएसटी। इट जस्ट लाइक, मतलब समझो 1 जुलाई शादी की तारीख है और 30 जून 17 को खोज रहे हैं। कि दुल्हन किधर गई या ऑब्लिक दूल्हा किधर गया, नो डिफरेंशिएशन। सोचिए, तो गलत है ना।
गवर्नमेंट यही बोल रही है भाई कल लॉन्च डेट है, इनॉग्रल सेरेमनी है, सबको कार्ड भेज दिए और आप 30 जून 17 को भारत बंद। अब भारत बंद का भी रीजन क्या कि जीएसटी आ रहा है, ऐसा क्या बात है? बोले सर हमने सुना है। दिस इज वेरी डेंजरस वर्ड। जब इंडियंस बात करते हैं इस टैगलाइन के साथ, हमने सुना है। जैसे एक बच्चे का फोन आया, सर हमने सुना है कि अभी सीए इंटर में पासिंग क्राइटेरिया बदल गया है। मैंने बोला क्या हो गया? सर इंडिविजुअली अभी हर पेपर में आपको 60 मार्क्स लाना पड़ेगा और एग्रीगेट 75 मार्क्स। हमने सुना है। मैंने बोला किससे सुना है? बोले नहीं सर हमने सुना है। मैंने बोला फोन रख, फोन रख। इसका मतलब किससे सुना है? नहीं बोला सर वो किसी में ऐसे ऐसे कर रहे थे, अचानक से एक जन बोल दिया। उसमें बोलते हुआ पाया गया कि अभी क्या आपने सुना है दोस्तों, पूरा अपडेट हो गया है जीएसटी और अब से आईसीआई ने पासिंग क्राइटेरिया बदल दिया। बस किसी ने बोला, आपने उसको अपने दिमाग में बैठा दिया और फिर आके बात मुझसे अलग कर रहे हो उसका कि सर हमने सुना ऐसा हो गया। फोन रख। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इन चीजों से आपने बचना है। तो गवर्नमेंट को भी लोगों ने बोला हमने सुना है कि जीएसटी आने के बाद बहुत चीजें मुश्किल हो जाएंगी। गवर्नमेंट ने बोला क्या मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा एक आध बताओ क्या मुश्किल आ जाएगा जीएसटी आने के बाद? बोले नहीं नहीं हमने सुना है लाइफ थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। नहीं क्या मुश्किल होगी, कुछ दो चार चीजें तो बताओ। नहीं हमने सुना है। बोले क्या सुना है बताएगा? बोले सुना है अब एक एक महीने में 3-3 रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे, एक महीने का 3 रिटर्न। अब ऐसा तो नहीं प्लान हो गया कि क्लास का टाइम हुआ तो आवाज रोक दी जाएगी? ऐसा आप लोगों ने पहले से ही सेट कर लिया है, ये सब नहीं चलेगा। करेक्ट। तो यानी सुनिए, अब चलो अब बात हो गई, ब्रेक हो गया है, तो अपन ये हमने सुना है वाला कंसेप्ट क्या सुना है वो अगली क्लास में सुनेंगे। लेकिन आप इतना समझ आइए, 1 जुलाई 17 लॉन्च डेट है और 30 जून 17 भारत बंद है। ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कहानी कि आखिर जीएसटी क्या इतना आसान था इंडिया में लाना? नहीं। तो आखिर जीएसटी आया कैसे इंडिया में? तो थोड़ा मैंने बोला शुरुआती एक हफ्ता आपके लिए पूरा क्रूशियल हफ्ता है जीएसटी को एज अ होल समझने के लिए। ठीक। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ इट ऑफ इन अवर नेक्स्ट